वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में कि ये क्या होती है। तो देखो, पहले पता होना चाहिए वैल्यू क्या है। देखो, वैल्यू वो मनी होती है जो एक कस्टमर प्रिपेयर होता है पे करने के लिए जो भी सर्विस उसने ली है। चेन होता है जो भी इतनी एक्टिविटीज़ वगैरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत की जाती हैं प्रोडक्ट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या कोई भी सर्विस किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। और एनालिसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जहाँ पे फर्म आइडेंटिफाई करती है क्या प्राइमरी जो मेन जो एक्टिविटीज़ होती है और जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो ऐड करती हैं वैल्यूज़ इसके फाइनल प्रोडक्ट में और एनालाइज करती हैं उन एक्टिविटीज़ को ताकि रिड्यूस कर पाए कॉस्ट को और डिफ्रेंशिएशन इंक्रीज कर पाए। मतलब वैल्यू चेन एनालिसिस में यही होता है कि भाई उन एक्टिविटीज़ के बारे में पता किया जाता है जो हमारी कॉस्ट को बढ़ा रही है ताकि हम उनको एलिमिनेट वगैरह कर पाएँ, कॉस्ट को कम कर पाएँ। ये चेक किया जाता है कि भाई कौन कौन सी एक्टिविटी ज़रूरी होती है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए और कौन सी नहीं। फिर यहाँ पे वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है? तो वही सारा ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब जिसमें टोटल सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है जो ज़रूरी होती है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने के लिए। और इन्हीं एक्टिविटीज़ को जब एनालाइज किया जाता है तो वो वैल्यू चेन एनालिसिस बन जाता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बात आती है इसके बाद हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस है वो है क्या। तो देखो, नॉर्मल सी बात है, हम सप्लाई चेन एनालिसिस के बारे में तो पढ़ चुके हैं। तो वैल्यू चेन एनालिसिस और सप्लाई चेन एनालिसिस हम ये तो नहीं कह सकते कि दोनों एक जैसे हैं, बट हाँ दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे से रिलेटेड वगैरह हैं। जो वैल्यू चेन होता है उसको हम वैल्यू सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखो, इसको हम पढ़ के चलते हैं कि है क्या। नॉर्मल सी बात है, वैल्यू चेन एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कलेक्ट करना मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम कॉस्ट पर। वैल्यू मतलब जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, जिसके लिए कस्टमर क्या हो जाए, पैसे वगैरह जो भी वो पे कर रहा है उससे वो खुश हो, देते टाइम ये हेजिटेट ना हो कि मेरे को उतनी क्वालिटी नहीं मिल रही सर्विसेज में। ठीक है। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वैल्यू क्रिएट करते टाइम क्या सोचे कि भाई देखो वो क्रिएट कर सकती है वैल्यू की ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू की, टाइम पर प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो पाए। ठीक है। लोकेशन वगैरह की वैल्यू की वो जो है ना कस्टमर को ईजिली मिल पाए, लोकेशन वगैरह वहाँ हो। तो देखो मीनिंग पढ़ते हैं इसका थोड़ा डिटेल में कि ये क्या है। देखो, वैल्यू चेन एनालिसिस से सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो देखो, कॉस्ट को रिड्यूस करने का एक टूल होता है जिसमें हम क्या करते हैं उन कॉस्ट को पता करते हैं जो अवॉइडेबल है, जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं, और अनअवॉइडेबल कॉस्ट को। तो अवॉइडेबल कॉस्ट वो होती हैं जो ना तो हमारे प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, ना हमारे प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ाती, ना प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी में इंक्रीज करती, ना हमारे कस्टमर को कोई सेटिस्फेक्शन देती। तो हम क्या करते हैं इन कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब हो गया उन सभी एक्टिविटीज़ का कम्बिनेशन जो डेवलप किया जाता है, क्यों? ताकि वैल्यू ऑफ बिजनेस को इंक्रीज किया जाए। ठीक है। ये जो वैल्यू चेन एनालिसिस है किसके द्वारा दिया गया था? पोर्टर, माइकल पोर्टर की कंसेप्ट है। ठीक है। इसके अंदर जितने भी इंटरनल प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो ली जाती हैं जो किस काम आती है? प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में, उसे बनाने में, मार्केटिंग में, डिलीवरी में, और मतलब कस्टमर को उससे रिलेटेड सर्विसेज वगैरह देने में। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा इसका प्रोसेस है। ठीक है। तो देखो, वैल्यू चेन एनालिसिस के फीचर्स क्या हैं। तो देखो, वैल्यू चेन एनालिसिस एक तो क्या करती है? एनालाइज करती है जो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है। कि मतलब कितनी मैक्सिमम वैल्यू हम किस कॉस्ट पर अचीव कर सकते हैं। ठीक है। ताकि कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा सेटिस्फेक्शन दिया जा सके कस्टमर को। जो वैल्यू चेन एनालिसिस है वो प्रोसेस है सप्लाई चेन का, डिस्ट्रीब्यूशन का और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का। जो कंसेप्ट है ना वैल्यू चेन एनालिसिस की, वो किसी इंडिविजुअल फर्म पे एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये जितनी भी फर्म्स वगैरह होती हैं उन सभी पर एप्लीकेबल होती है। जो वैल्यू चेन एनालिसिस की कंसेप्ट होती है ना, कहता है कि उसमें कहता है कि जो वैल्यू चेन है वो डिफरेंट फर्म कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरियस एक्टिविटीज, मतलब ये भी बताता है कि अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें अलग अलग कॉस्ट इनकर होती है अलग अलग फर्म्स के लिए। जो वैल्यू चेन एनालिसिस है वो एक टॉप लेवल मॉडल है जो यूज़ किया जाता है अलग अलग फर्म्स के द्वारा। जो वैल्यू चेन एनालिसिस है वो एक इफेक्टिव इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट के हाथ में, जिसके हेल्प से वो जो भी रिजल्ट उसे चाहिए, जो भी वो ऑब्जेक्टिव वगैरह चाह रहे हैं उनको अचीव कर सकती है और गेन कर सकती है, मतलब मोमेंटम वगैरह उसको इंक्रीज कर सकती है। अब बात आती है जब वैल्यू चेन एनालिसिस को हम पढ़ते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो आप पहले इस फिगर को देख सकते हो कि सबसे पहले तो इंटरनली हम एनालाइज करके चलते हैं जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। फिर हम इंटरनल स्पेशलाइजेशन एक्टिविटीज़ वगैरह को एनालाइज करके चलते हैं। फिर वर्टिकली चेक करते हैं, मतलब जो भी
कंपटीटर्स वैल्यू वगैरह हैं उनको चेक करते हैं। तो देखो क्या है, कहते हैं कि जो हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस है ना वो एक इम्पोर्टेंट टूल है, किसके हाथ में, हमारे मैनेजमेंट के हाथ में, जिसकी हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चेक कर सकती है कि फर्म में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उनका क्या रोल है। तो कहता है कि इसका जो रोल है, मतलब इसका क्रेडिट किसको जाता है, माइकल पोर्टर को, उसी ने डेवलप किया था वैल्यू चेन मॉडल को, ठीक है। और इसकी सीक्वेंस वगैरह बताई थी कि भाई किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू चेन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना जरूरी होता है। तो देखो क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस, कहते हैं जो पहले स्टेप है ना वैल्यू चेन एनालिसिस के प्रोसेस में, वो क्या है कि एनालाइज किया जाता है इंटरनली जो भी कॉस्ट वगैरह है बिजनेस फर्म की उनको। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि डिटरमाइन करता है भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है जो अफेक्ट हो रही है अलग अलग फैक्टर के द्वारा। कहते हैं कि इसके एनालिसिस के बेस में हमें पता चल जाता है कि भाई किसकी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह क्या है, क्या वो इसको ईजिली अचीव कर सकती है नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो सब। तो इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए कुछ स्टेप्स होती है जिनको फॉलो किया जाता है। सबसे पहले बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैल्यू जनरेशन प्रोसेस ऑफ द फर्म, कि वैल्यू जनरेशन प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। कहते हैं जो फर्म है ना वो चेंजेस करती है अपने ऑपरेशन स्ट्रक्चर में और आइडेंटिफाई करती है जो भी एक्टिविटीज रिलेटेड होती है उसके वैल्यू से, मतलब जो भी भाई किसी फर्म की वैल्यूज को बढ़ा रही है फर्म उन एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करती है और उसके अकॉर्डिंग जो उसका ऑपरेशनल स्ट्रक्चर वगैरह होता है ना उसमें चेंजमेंट करके चलती है, क्योंकि हर फर्म के लिए ज़रूरी होता है कि वो कॉस्ट सेंटर वगैरह एस्टेब्लिश करे। अब कॉस्ट सेंटर मतलब वही होते हैं जैसे एक्सपेंसेस के लिए अलग हो गया, ताकि जो भी एक्टिविटीज़ आए जो भी कॉस्ट वगैरह आए उसके लिए हम ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह साइन कर सकें। तो यही बोल रखा है डिटरमाइन करने के लिए कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस प्रोजेक्ट में करनी है, इन्वेस्टमेंट सेंटर वगैरह एस्टेब्लिश किए जाते हैं और जो अमाउंट चाहिए, इनकम कितनी होगी, प्रॉफिट कितना होगा, वो सब भी चेक किया जाता है। फिर बात आती है डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज असाइनेबल टू ईच वैल्यू जनरेटिंग प्रोसेस। फिर ये देखा जाता है कि भाई जो भी वैल्यू जनरेटिंग प्रोसेस है उसमें कितनी कॉस्ट लगानी है हर प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। तो कहता है कि वैल्यू क्रिएट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रीजनेबल प्रोसेसेस वगैरह चेक करती है, आइडेंटिफाई करती है इन प्रोसेस की कॉस्ट वगैरह को, प्राइस वगैरह को जो ज़रूरी होता है, ठीक है, और फिर उनको रीअरेंज वगैरह करती है। जो कॉस्ट होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है ताकि ना फेयर प्राइस वगैरह डिटरमाइन किए जा सके। अब कस्टमर है तभी तो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, उसको वैल्यू देगा, उसको इम्पोर्टेंस देगा जब उसके प्राइस फेयर होंगे, अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो ये फिर क्या करता है वैल्यू जो होती है ना, मतलब कितनी असाइन करनी है, मतलब अलग अलग जो भी हमारे प्रोडक्ट है सर्विसेज वगैरह हैं वो सब देखा जाता है। फिर नेक्स्ट करता है वो कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करता है कि हर प्रोसेस के लिए कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन से, क्योंकि देखो बहुत सारे कॉस्ट ड्राइवर होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज के लिए इंफॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, टाइम ऑफ एंट्री इन द मार्केट, स्ट्रेटेजी ऑफ फर्म, म्यूचुअल रिलेशन, जोग्राफिकल सिचुएशन, पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन। तो कहता है कि वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस के बाद अब वो क्या करता है इंटरनली एनालाइज करता है और ये देखता है कि भाई इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर हैं जो आइडेंटिफाई करना जरूरी हैं, जो हर कॉस्ट के लिए ज़रूरी होते हैं, जो अफेक्ट करके चलते हैं। इसके लिए क्या करता है वो कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करता है और कॉस्ट ड्राइवर ये होते हैं। फिर वो आइडेंटिफाई करता है प्रोसेस की लिंकेज को, मतलब कि प्रोजेक्ट किससे लिंक, क्योंकि हमें पता है वैल्यू चेन आ रहा है वर्ड, तो कहता है कि ये जरूरी होता है प्राइस डिटरमिनेशन के लिए करेक्टली जो प्रोसेस का कम्बिनेशन है ना वो आइडेंटिफाई किया जाए, मतलब जो वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ हैं उनको सेपरेट किया जाए और जो भी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ उन पर ध्यान दिया जाए। ये इट मे बी दैट सेम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जाए जो अलग अलग वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बीच में, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होती है। तो यही होता है कि फिर प्रोसेस लिंकेज को आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं उनको लिंक वगैरह किया जाता है। इसके लिए डिफरेंट वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ वगैरह है ना वो अलग अलग इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ वगैरह को अफेक्ट करती हैं। ये देखा जाता है कि भाई कौन सी एक्टिविटी अच्छी है, कौन सा प्रोसेस अच्छा है, उनकी लिमिटेशंस वगैरह, उनकी कॉस्ट वगैरह, ये सब इवैल्यूएट की जाती है। फिर आती है असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अचीविंग कम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं, फेवरेबल जो भी चेंजेस होते हैं वो होती हैं। तो कहता है कि फिर हायर एफर्ट किया जाता है ताकि कॉस्ट कम हो, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं ताकि हमारी इफिशियंसी वगैरह इंप्रूव हो। इस सीक्वेंस में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएं कि जो हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं वो पूरी हो, हम कंपटीटर के ऊपर एडवांटेजेस वगैरह ले पाएँ, ठीक है, कंपटीशन को फेस कर पाएँ, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है उनमें हम एंट्री आसानी से ले पाएँ, एग्जिस्ट कर पाएँ, कॉस्ट को कम करें, ठीक है। तो ये सब देखा जाता है, सारी अपॉर्चुनिटी वगैरह देखी जाती है कि हम कंपटीटर के अगेंस्ट में कितने हम अच्छे हैं, कितने हम इफिशियंट हैं, ठीक है।
इसी तरह से कॉस्ट जो रिडक्शन प्रोग्राम उसको प्रेफरेंस वगैरह दी जाती है। फिर आता है इंटरनल स्पेशलाइजेशन एनालिसिस। स्पेशलाइजेशन होता है जो किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होता है, जिसको उस चीज़ की अच्छी नॉलेज होती है। तो इंटरनल जो स्पेशलाइजेशन एनालिसिस होता है वो किया जाता है। इसके अंतर्गत जो वैल्यू चेन है ना उसके अंतर्गत एनालाइज किया जाता है जो भी इंटरनल स्पेशलाइजेशन एनालिसिस होता है। क्या, जब एक फर्म है वो इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करती है तो क्या होता है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो फर्म है वो अंडरस्टैंड करे कॉस्ट स्पेशलाइजेशन क्या है, वैल्यू को क्रिएट करने में उसका प्रोसेस, उसके जो भी मीन्स वगैरह हैं वो। कहते हैं जो बिजनेस कंसर्न होता है ना फॉर बेटर स्पेशलाइजेशन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जो मेन पॉइंट होता है वो क्या होता है भाई, किसी भी बिजनेस का कि कस्टमर को डिलीवरी करें हम गुड्स वगैरह की एक्सपेक्टेड प्राइसेस पर, ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो स्पेशलाइजेशन किसी भी बिजनेस की तो यही हो जाती है कि वो अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, कंपटीटर के कंपैरिजन में टाइमली कस्टमर को उसको सप्लाई कर रहा है और कम कॉस्ट पर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं स्पेशलाइजेशन लाने के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, तो देखो आइडेंटिफाई किया जाता है कस्टमर की वैल्यू जनरेटिंग प्रोसेस को। ये ज़रूरी होता है कि स्टार्टिंग से कि आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो वैल्यू क्रिएट कर रही है कि ठीक है, ताकि जो भी इंटरनल स्पेशलाइजेशन है उसको फाइंड आउट किया जा सके, एनालाइज किया जा सके और इम्प्लीमेंट किया जा सके बेटर स्ट्रेटेजी ऑफ स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, तो देखो अब क्या दे रखा है, क्योंकि जो वैल्यू होता है ना वो एडिशन होता है कस्टमर का, मतलब भाई कस्टमर को हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे तो वो अट्रैक्ट होगा हमारे प्रोडक्ट की तरफ, वैल्यूज़ बढ़ेंगी। फिर दूसरा आता है कि असेस किया जाता है स्ट्रेटेजीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए कस्टमर की वैल्यूज़ को। ठीक है, एक बार फर्म ने भाई वैल्यू जनरेटिंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर लिया, वो क्या करती है अलग अलग जो स्ट्रेटेजीज़ वगैरह होती है उनको असेस करती है। ठीक है, फिर वो स्ट्रेटेजीज़ में क्या जाती है, तो देखो इसमें क्या क्या आती है भाई, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, क्या क्या बदलाव करें कंप्यूटर कंपैरिजन में, क्वालिटी इंप्रूव करना, प्रोडक्ट के टाइप में बदलाव करना, इम्प्रूवमेंट करना मार्केट के प्रोसेस वगैरह में, प्रोविजन ऑफ आफ्टर सेल सर्विस टू कस्टमर, जो स्ट्रेटेजी वगैरह वो बनाना, रीजनेबल प्राइस वगैरह डिटरमाइन करना। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटेजी। अब हमने स्ट्रेटेजी देखी, अब देखेंगे उनमें से ऑप्टिमम कौन सी है मार्केट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एडिशन टू द कस्टमर आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी बेस्ट फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ताकि जो फर्म है ना वो यूज़ कर पाए बेस्ट पॉसिबल मिक्स रिसोर्सेज का, अपने ऑब्जेक्टिव वगैरह को अचीव कर पाए, वैल्यू जनरेटिंग प्रोसेस है ना उसको प्रेफरेंस दे। ठीक है, तो ये सब होता है। फिर आता है वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस। इसके अंतर्गत ये लास्ट स्टेप होती है हमारे वैल्यू चेन एनालिसिस की। इसके अंतर्गत नेसेसरी जो भी स्टेप्स होते हैं वो लिया जाता है कि ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि जो बिजनेस है उसकी रिलेशनशिप क्या है सप्लायर के और कस्टमर के बीच में। ठीक है भाई, कॉस्ट से रिलेटेड, ताकि जो भी मतलब वैल्यू दी जा रही है कस्टमर को उनको बढ़ाया जा सके कम कॉस्ट पर। तो ये जो फंक्शन होता है कम्बिनेशन होता है वैल्यू जनरेटिंग प्रोसेस का, जो लिमिटेड नहीं है सिर्फ फर्म से, बल्कि इसमें सारी एक्टिविटीज आ जाती है सप्लायर की, मिडिलमैन की, कस्टमर वगैरह की। तो एक टाइप से कहें तो जो वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस होता है वो स्टार्ट होता है जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है टॉप से, और एंड होता है जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा हो जाता है। और इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ भी आती है जिसमें रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर और जो भी हमारे कस्टमर होता है उस तक हम प्रोडक्ट पहुँचाते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है इंडस्ट्री वैल्यू चेन को और असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, रिवेन्यू एंड असेस टू द वैल्यू जनरेटिंग प्रोसेस। कहता है कि जो एनालिसिस होता है ना वर्टिकल लिंकेज प्रोसेस का, उसमें कोई ध्यान मतलब नो कॉन्सेंट्रेशन इज पॉसिबल, उस पर ध्यान देना इतना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बोल रखा है कि बहुत सारे बिजनेस वगैरह हैं ऑपरेटिंग एक्ट, क्योंकि उनमें जो भी बहुत सारे बिजनेस वगैरह उनमें क्या होती हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, तो यही बोल रखा है कि ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाता है कि भाई कितनी कॉस्ट है, रिवेन्यूज़ वगैरह क्या है, ताकि हम एक अच्छी वैल्यू चेन को फिक्स कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती और वो हमारे जो भी डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन उसको हैम्पर करती है। डायग्नोज करना कॉस्ट ड्राइवर को, जितने वैल्यू जनरेटिंग प्रोसेस वगैरह हैं कॉस्ट ड्राइवर के बारे में हम पीछे पढ़ चुके, कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन से होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई वगैरह किया जाता है ताकि वैल्यू वगैरह जनरेट हो जो भी हमारे प्रोसेस वगैरह, क्योंकि जो अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर होते हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है जस्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, फिर यही बोल रखा है इवेलुएट किया जाता है अपॉर्चुनिटी वगैरह को सस्टेन्स कम्पिटिटिव एडवांटेजेस लेने के लिए मार्केट में। ठीक है, तो देखो अब मतलब मार्केट में अगर एडवांटेजेस लेनी है तो हमें कंप्यूटर की पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम इवेलुएट करें और उनसे अच्छी हमारी पॉलिसीज़ वगैरह बनाएं, क्योंकि इतना इजी नहीं होता वैल्यू चेन को बनाना। इसके लिए हमें दूसरों पर ध्यान रखना, उनकी जो भी पॉलिसीज़ वगैरह उनको चेक करना जरूरी होता है। फिर आता है एक्टिविटीज़ रिलेटेड विद वैल्यू चेन की, वैल्यू चेन से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। देखो हम हमेशा समझते हैं कि
जो वैल्यू चेन होता है वो बिजनेस इंटरप्राइज लेके चलती है। तो इसमें ना जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो 2 पार्ट 9 वैल्यू चेन होती है, मतलब किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, और उनको 2 पार्ट्स में बांट रखा है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में जो मेन जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको 5 बता रखा है, जैसे भाई प्रोडक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग, डिलीवरी और सर्विस। तो देखो सबसे पहले आते हैं इनबाउंड एक्टिविटी या इनबाउंड लॉजिस्टिक, मतलब इसमें आते हैं जो भी कंज्यूमेबल मटेरियल्स वगैरह है उनको खरीदना, फिर उनको स्टोरेज करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब भाई देखो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदेंगे, फिर उसको स्टोरेज करेंगे, फिर जो जो एक्टिविटीज़ बना रहे हैं उनमें उनको लगाएंगे। तो इसमें आते हैं ऑपरेशन ऑफ मटेरियल, स्टोरेज, मटेरियल का कंट्रोल, प्रॉपर टेबुलेट करना, मतलब रिकॉर्ड करना कितना मटेरियल आ रहा है, कितना जा रहा है, और जो भी रिटर्न वगैरह है मटेरियल की वो सारी एक्टिविटी। तो यहाँ पे मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमारी 5 एक्टिविटीज आती हैं, स्पोर्टिंग में हमारी 4 एक्टिविटीज आती हैं। फिर ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशंस में आ जाते हैं भाई जो भी सर्विस वगैरह करनी है, मतलब भाई हम मशीन लेके आएंगे, पैकिंग करेंगे, भाई प्रोडक्ट को असेंबल करेंगे सारे रॉ मटेरियल वगैरह को, और उसको फिनिश में कन्वर्ट करेंगे, मेंटेन करेंगे, सुपरविजन वगैरह करेंगे। तो ऑपरेशन में वो एक्टिविटीज आती है जिससे हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। फिर आते हैं आउटपुट। अब देखो आपने प्रोडक्ट बना लिया तो आप कस्टमर को भी दोगे, तो वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिससे जो फिनिश प्रोडक्ट है ना वो कस्टमर को, परचेजर्स को डिलीवर किया जाता है, लाइक फिनिश गुड, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, एक्टिविटी रिलेटेड विद सप्लाई, ऑर्डर प्रोसेस, लिस्टिंग एक्टिविटीज वगैरह। मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटीज़ के अंतर्गत कहते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो मार्केटिंग से रिलेटेड होती हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज की। जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती है ना उनका हम यूज़ करते क्योंकि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में कस्टमर को नॉलेज हो पाए, कस्टमर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो इसमें आ जाती है एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वगैरह, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, एक्टिविटी रिलेटेड विद सेल। फिर आती है सर्विस एक्टिविटीज़। इसके अंतर्गत कहता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह आती है ताकि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन कर पाए, मेंटेनेंस ऑफ मशीन, ट्रेनिंग एम्प्लॉय, सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट वगैरह। तो ये सारी एक्टिविटीज आ जाती है हमारी सर्विस एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये जो सर्विस होती है ये ऐड करती हैं वैल्यूज़ को किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू में, ठीक है। फिर आते हैं स्पोर्टिव एक्टिविटी, मतलब स्पोर्टिव एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो देखो पोर्टर के अकॉर्डिंग जितने भी एंटरप्राइजेज होते हैं वहाँ पे बहुत सारी स्पोर्टिव एक्टिविटीज़ होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ। तो देखो कौन कौन सी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म का कहता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फर्म का वो क्या होता है, वो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन होता है फर्म की, प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मैनेजर, ट्रेड्स वगैरह, ये सब आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है भाई, उसमें प्लानिंग कैसी है, पैसे की अरेंजमेंट कैसी है, उसका अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह कैसा है। वुमेन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब जो वुमेन से रिलेटेड है, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, कहते हैं जितनी भी वुमेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। जितने इंटरप्राइजेज वगैरह होते हैं उसमें मैन है ना एक एक्टिव एलिमेंट होता है, और तो सारे एक्टिव थोड़ी ना होते, मशीनें वगैरह तो हम वुमेन के द्वारा ही ऑपरेट की जाती हैं। तो जो इफिशियंसी होती है ना वुमेन फैक्टर की, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए। तो देखो इसमें क्या क्या आती हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, उन्हें ट्रेनिंग देना, रिम्यूनरेशन देना, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना। फिर आते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत एक्टिविटीज़ आ जाती हैं किससे रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट, सर्विस, एक्टिविटीज ऑफ इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस। मतलब देखो टेक्नोलॉजी डेवलप करना, रिसर्च वगैरह करना, प्रोडक्ट को नए डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है। तो ये सब आ जाती है हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ताकि अब नए टेक्निक्स वगैरह यूज करेंगे तो बेटर प्रोडक्ट बनेगा, कम कॉस्ट में बनेगा और कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। प्रोक्योरमेंट होता है परचेज किसकी, इनपुट्स की। इसमें से कहता है कि जो भी इनपुट्स वगैरह होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहे हैं उनको खरीदा जाता है, जैसे मटेरियल है, जो भी नेसेसरी मशीन्स है, बिल्डिंग ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, वो सब आ जाती हैं। आप इसको इस डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हो कि भाई ये हमारी प्राइमरी है, इनबाउंड एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग, आउटबाउंड, मार्केटिंग और सर्विस। और ये हमारी स्पोर्टिव एक्टिविटीज़ होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, HRM, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, जिनको अभी हमने डिटेल में समझा। यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल।